हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यू एजुकेशन के डिजिटल परिवार में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आपके साथ मैथ के RIMC के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि आपने एग्जाम दे दिए होंगे, सैनिक के और RMS का एग्जाम दिया होगा। तो सैनिक और RMS के एग्जाम में क्या होता है कि वहां आपको ऑप्शनल चीजें मिलती हैं और ऑप्शनल ही आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं। RIMC के एग्जाम में अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर होगा, और मैं भी यही मानता हूं कि आपको क्लियर है कि जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसकी, है ना। जैसे एक बोर्ड की कॉपी बनाते हैं वैसे पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो करवाऊंगा, 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास में जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो वे बाय वे 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाऊंगा। तो वन बाय वन हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, है ना। और दूसरी बात, अगर मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो अगर उनके कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए आपको 2 बुक प्रेफरेंस कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रेफर कर रहा हूं आपको। पहली है RS अग्रवाल की 7th और 8th को आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद उनका एक बार प्रैक्टिस फिर से करिए, उसके बाद इन क्लासेस को देखिए। दूसरा, RS अग्रवाल के बाद आप लगाइए RD शर्मा, 7th और 8th की कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद बेसिक जो भी है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस क्लासेस को अटेंड करिए ताकि क्वेश्चन आपको वे बाय वे समझ में आए। दूसरी बात, एक बात और, डरने की तो जरूरत है ही नहीं क्वेश्चंस के अंदर। मैं जब तक हूं आपको अच्छे से समझाता रहूंगा, और जब तक जून में आपका एग्जाम है, जून में एग्जाम होगा, तब तक मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर और कुछ मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ 10 क्वेश्चन के ग्रुप के अंदर, ठीक है। और एक क्लास को मैं डीप लेके चलूंगा ताकि आप डीप जो भी डिस्क्राइब करना है वो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। तो मैं इस क्लास की स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है 2022 दिसंबर 2022 का, है ना। तो पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है? पहले क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divided 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, एक मिनट, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिनको अगर मैं इन नंबरों से डिवाइड करूं, इन नंबरों को डिवाइड करूं मैं, ना, तो आपके पास रिस्पेक्टिवली बचना क्या चाहिए? रिमाइंडर ये बचना चाहिए। मैं मान लेता हूं जो जो रिमाइंडर है उन्हीं रिमाइंडरों को मैं क्या कर दूं, अगर माइनस, हम बेसिकली अगर हम RMS और उन तरीकों से करते तो अपन यही करते हैं ना, इसमें से 7 माइनस कर देते तो 391 आता, यहां से 436 कर देते और 11 माइनस कर देते तो आपके पास आता आपके 425, लास्ट है आपका 542 में से आप माइनस कर देते 15, तो आपका क्या बचता? आंसर आता 527। ये आपका आंसर आता। और फिर हमारे पास जो ये माइनस करने के बाद जो आंसर आए, इनका हम क्या निकाल लेते? HCF निकाल लेते हैं। और वही आपका क्या होता है? वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा और रिस्पेक्टिवली क्या बचा देगा? 7, 11 और 15 बचा देगा। लेकिन इससे पहले, लेकिन हमें तो ऑप्शनल तो करना ही नहीं है, हमें तो डिस्क्राइब करना है पूरा कंप्लीटली, है ना बच्चों। तो डिस्क्राइब करने के लिए पहले अपन क्या निकालते हैं, प्रॉपर लिखेंगे कि HCF ऑफ किस किस का HCF निकालना है आपको? HCF निकालना है आपको 398 माइनस 7, 436 माइनस 11, 542 माइनस 15, इनका HCF निकालना है। और इनका HCF निकालोगे तो इनका माइनस भी देख लो। अब अगली लाइन में फिर लिखो इसको, HCF ऑफ किस किस का HCF निकालेगा? 391 का, 425, और अगला आपका आता है 527, इनका HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड। फॉर HCF using
प्राइम फैक्टर मेथड। हम क्या यूज करेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। और किस किस के लिए? 391, 425 और 527 इसके लिए यूज करते हैं। इन सब के लिए यूज करेंगे। तो सही है ना। अब क्या करते हैं, ये किस किस के डिविजिबल। अब डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे सीधा ही। तो ये 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, और ये भी 17 से, ये भी 17 से डिविजिबल है। सॉरी, यहां पे यहाँ पे जो है ये 7 है, ठीक है। अब इनका डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ये होता है 70, 17 वन जा 17, बचेंगे कितने? और 17 वन जा 17, डिवाइड करके देख लेना है ना, किसी और साइड में डिवाइड करके देख लेना। 17 टू जा, और लास्ट में आ जाएगा आपका 17 3 जा। इसको करोगे 17 टू जा, 17 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 17 मल्टीप्लाई 17 टू जा और 17 5 जा, और लास्ट आपका हो जाएगा 17 3 जा और 17 बन जा। तो ओप का ऑप्शन। अब इन सब का हमने प्राइम फैक्टर किए। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपका कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आपका सिर्फ 17 आ रहा है। तो इन सब का एचसीएफ क्या हो गया? अब लास्ट में लिख दीजिए आप एचसीएफ ऑफ जो जो नंबर थे आपके। एचसीएफ कौन से थे? 391, 525, सॉरी 425 एंड 527, और इनके एचसीएफ क्या आपका 17 है। और यही इसका क्या है? वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पे 398, 436 एंड 542 को डिवाइड करते हैं तो रिस्पेक्टिवली 7, 11 और 15 बचता है रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करना होगा। इस तरह अगर आप पूरा क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको मैं बार बार बता रहा हूं ऑप्शनल वहां नहीं है। ऑप्शन तो होंगे नहीं, आपको तो इसी तरह डिस्क्राइब करना है। तो इसी तरह डिस्क्राइब वहां पे क्वेश्चन को करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये था, आपके पास सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसको सॉल्यूशन सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आपको इनकी स्क्वायर रूट वैल्यू तो अंडर रूट वैल्यू तो वैसे ही पता नहीं होगी, है ना। तो इनकी पहले अंडर रूट वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए अलग अलग वैल्यू का। पहला आपका पास क्वेश्चन कौन सा है? पहला है आपके पास वैल्यू 1204.9 इसको है। इसको आप ये मत मानो कि ये पॉइंट वाला है, पॉइंट को मानो ही मत कि आपके पास पॉइंट है। आप सीधा सीधा लिख लो इसको 120409। आप इसका क्या निकालो? अंडर रूट। डिवाइड मेथड से इसका क्या निकालो? रूट फाइंड कर लो। पहले पेयर बनाते हैं, पेयर को कंप्लीट कर लिया। 3 3 जा 9, माइनस किया 304, 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब ये कितने पे जा रहा है आपका? 5 पे, लगभग 5 पे जाना चाहिए। 5 पे भी नहीं जाएगा, 640 पे जाओ। 4 4 जा 16, 125। तो 4 5 पे लगभग लगभग आपका 4 पे जा रहा है, तो 4 पे काउंट कर लो। यहां से आंसर आ रहा है 256। ये बचेगा 8, यहाँ पे 29, 4 0 9 8 6। अब ये लगभग जाना चाहिए, क्योंकि 3 पे जाएगा तो ये 18 ही आ रहा है ना, तो ये 7 टाइम जाएगा लगभग लगभग। तो ये 7 टाइम पे पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3807, सॉरी 4809, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या मिल गया? इसका स्क्वायर रूट आपके पास मिला 349। लेकिन इसको जब सॉल्व करते हो आप, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं ताकि ये निकालना कैसे। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसके अपॉन में भी तो रूट है, तो इसका एक्चुअली क्या होगा? अंडर रूट में 10 भी 100 भी होगा, तो इसका आ जाएगा 34.7। इसकी पूरी वैल्यू आ गई। तो इस पूरी वैल्यू की जगह तो आप क्या लिख सकते हैं? 34.7 ना। तो ये तो रफ कार्य था आपका, तो 34.7, फिर है माइनस, इसकी जगह भी 34.7, ये प्लस है आपका। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप किसकी वैल्यू निकाल के देख लो। 125 44 को सोल्व करके देख लो। 1 1 जा, माइनस करोगे 0, 1 और 1 2, 25, 1 पे फिर जाएगा,
21,444, ये आपका क्या था ना 1 पे, और ये हो गया आपका 22। अब 22 के बाद ये किस पे जा रहा है, 2 पे फिर जा रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी थी, 112 का स्क्वायर रूट है ये, किसका है, 112 की स्क्वायर है ये। तो अब अपॉन में भी इसके भी 2 दिया, तो अपॉन में इसके भी 10 थी, तो ये आ जाएगा 11.2। तो इसकी स्क्वायर वैल्यू जो आपके पास आ रही है, इस अंडर रूट की पूरी वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो 11.2 आ रही है, और इसकी भी 11.2 आ रही है। इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे आ रहा है 532, और प्लस करोगे तो आपके पास आ रही है 954। अब ये कट तो रहे नहीं है, लेकिन पॉइंट है तो इनकी हट सकती है ना, ये पॉइंट हट जाएंगे तो आपके पास यहां से वैल्यू बनेगी 235 अपॉन में 459। इस तरह आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। ये आपका जो है, ये आपका सिर्फ वो है, ये आपका सिर्फ क्या है, रफ कार्य है। ये आपको जब भी जो आंसर शीट मिलेगी उसके लास्ट पेज पे आप इसको ड्राइव करके देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह आपको सिर्फ यही लिखना है सिर्फ, है ना। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है कि एडसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होगा कैसा, पहले आपको बताना भी पड़ेगा कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की शेप भी बना दो। ये आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की शेप बना दी, उसके बाद आपसे पूछा गया है, बताया गया कि ये जो है, जो दो साइडें दे रखी है उनकी लेंथ दे रखी है। नॉर्मली तो आपके पास क्या होता है कि वैल्यूज दी होती है, लेकिन यहां आपको किसमें दी हुई है, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, अल्फाबेट यानी कि पॉलिनोमियल दे रखी है। तो अब हम क्या करते हैं इनको, कि एडसेंट का मतलब हो गया या तो इस साइड की वैल्यू है, एक इस साइड की वैल्यू और एक इस साइड की वैल्यू। एडसेंट का मतलब दोनों आसपास की दो साइड हैं, उनकी वैल्यूज दे रखी है, इनकी वैल्यूज दे रखी है, और आपको फाइंड करना है इनका पैरामीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या, रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं हम, लेंथ एंड ब्रेथ के फॉर्मूले से, है ना, इसके फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो पहले तो अपन मान लेते हैं किसी एक को लेंथ, तो बोल लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू -6p³ प्लस 7p² Q² प्लस PQ, है ना। फिर मान लेते हैं विड्थ, और विड्थ इसकी क्या है, विड्थ है आपके पास 7p³ माइनस 5p³ प्लस 9p² Q², है ना। तो पैरामीटर ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अपन क्या करेंगे, पहले दोनों लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई में 2 -6p³ प्लस 7p² Q² प्लस PQ, और इसमें प्लस करना है 7p³ माइनस 5p³ प्लस 9p² Q²। ये इतना लिखने के बाद आपको करना है, पहले इनको सॉल्व कर लो अंदर। ये p की क्यूब वाली टर्म, ये भी p की क्यूब वाली टर्म, दोनों ही माइनस में है, लेकिन होंगी क्या, ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी तो 11p³ प्लस p² Q² वाली टर्म है, यहां भी p² Q² वाली टर्म है, तो यहां से हो जाएगा दोनों ही प्लस होके p² Q²। आगे आ रहा है आपका pq वाली टर्म, pq वाली टर्म आपस में हो जाएंगी। तो लाइक आपको पता ही है कि लाइक टर्म जो होती है वो लाइक टर्म में ऐड होती हैं या माइनस होती हैं, और अनलाइक टर्म आपस में कभी ऐड और माइनस नहीं होती हैं। अब आपके पास सारे क्या है, अनलाइक टर्म हो गई। अब इस 2 का क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, या आप यहां से भी लिख सकते हैं, यानी कि या तो नेक्स्ट पेज होता है उससे भी लिख सकते हैं। आगे आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल में माइनस का 22p³ प्लस 32p² Q² प्लस 16pq, और इस तरह आपका क्या हो जाता है, आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपको पूरा वे में लिखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इनकी जो लेंथ और ब्रेथ आपने काउंट किया ना, जिसको आपने माना है, उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आपका मन करे तो। इस तरह आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसका है ना, पावर्स का है। तो पावर्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रूफ करना है,
ना शो दैट का मतलब क्या है, आपको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। जब जब प्रूफ करने की बात है कि लेफ्ट वाली साइड को राइट साइड के प्रूफ करना है, तो अपने को इस वाली साइड को लेके चलना है, इस एक साइड को लेके चलते हैं और दूसरी साइड को अपन प्रूफ करते हैं। तो अपन क्या लेके चलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड को अपन लेके चलते हैं यहां से। अब लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपकी, पहले तो उसी को लिख लेते हैं, a की पावर -17 मल्टीप्लाई a की पावर 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई 8a की क्यूब की पावर 2/3 अपॉन में क्या चल रहा है आपका, अपॉन में आपका 16a की पावर 4 इसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई a की पावर 2 की पावर 8। ये आपका तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए जैसे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको सॉल्व कर लो। जैसे मैं इसको 2 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करके ही करता हूं। ये तो a की पावर 17 है, इसको तो मैं एज इट इज ही लिखूंगा, है ना, इसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा। इस वाले को मैं लिख रहा हूं a की पावर 32। अब इसे मैंने क्यों लिखा और मैंने क्या यूज किया, उसको आपको सामने ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब उसे लिखने का तरीका क्या है, उसे लिखिए a की पावर x इसकी पावर y, तो ये होता है हमेशा a की पावर xy। ये आपको डिस्क्राइब करके ऐसे लिख के देना पड़ेगा। जिस स्टेप में आपने यूज किया इसे, उसी स्टेप के सामने इसे लिखिए। जैसे मैंने अभी लिखा ना इसको, तो इसी स्टेप के सामने इसको लिखिए। एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे को आता तो है, और आपको आता तो वैसे ही है। RIMC का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन आता बहुत कुछ है, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके भी बताना है कि हाँ भाई मेरे को आता भी है ना। तो आगे चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। आपको पता है कि 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मैंने एज इट इज 2 की पावर 3 लिख ली। इस ब्रैकेट पे पूरे पे 2 की पावर 3 है, तो अपन भी क्या करेंगे, इस पे भी 2 की पावर 3 करेंगे। मल्टीप्लाई में है a की पावर 3 और इसकी भी पावर 2/3 है। ये तो था न्यूमिनेटर का काम, न्यूमिनेटर में अपन ने जो जो किया वो अपन ने कर दिया। सेकंड वाले में अपन करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसकी पावर भी 1/4। मल्टीप्लाई में a की पावर 4 और इसकी भी पावर 1/4। मल्टीप्लाई फिर चल रहा है आपका, अभी अभी यूज किया अपन ने, एक्स वाई जब पावर में लिखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसका मतलब यहां से आ गई आपकी a की पावर, यहां से आ गई आपकी a की पावर 16। इतनी बात समझ में आई। अब अपना अगला स्टेप क्या है, आपका अगला स्टेप जो है वो ये है, हमारा अगला स्टेप जो है वो ये है कि अपने को जो जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट देते हैं, जो पावरें कट रही हैं उनको काट देते हैं। यानी कि पावरें मल्टीप्लाई होती हैं, यहां अपन ने यूज किया ना मल्टीप्लाई वाली पावर, तो यहां भी तो ये पावरें मल्टीप्लाई होंगी, यहां भी ये पावरें मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई होने का मतलब a की पावर माइनस का 17 मल्टीप्लाई a की पावर 32, और यहां से ये पावर हो जाती है सिर्फ, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहां पावर बचेगी 2 की पावर 2। यहां ये पावर कितनी बच रही है, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ क्या है, ये रफ फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये एक्चुअली लिखा हुआ ये है कि a की पावर 3, मैंने बोला ना पावर मल्टीप्लाई होंगी, पावर मल्टीप्लाई होंगी, इसका मतलब ये पावर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं। यानी कि 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगी कितनी पावर, उसी बेस की पावर मल्टीप्लाई वाली पावर बची जो ही मैंने लिख दी, है ना। अब इसकी भी पावर क्या बचेगी, a की पावर 2 अपॉन में न्यूमिनेटर में क्या चल रहा है, पावरें कटेंगी, ये पावर कटेगी, 4 से 4 कटेगा, बचेगी 2 की पावर 1, लिख रहा हूं। यहां से भी क्या बचेगा, a की पावर 1, यहां से क्या बचेगा, a की पावर 16। अब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है, अब यहां भी आप इस स्टेप के अंदर अगर आप चेंज कर रहे हो तो इस स्टेप के अंदर भी लिखिए, आपको क्या लिखना है, लिखना ही है कि जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है और पावरें अलग अलग होती हैं, तो वो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, एड ऑन हो जाती हैं। आप इस चीज को भी लिखिए, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया है ना। तो एग्जामिनर को पता चला आपने क्या किया है, तो इसको करके अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपका आंसर कितना आएगा, a की पावर, सॉरी मैंने गलत कर दिया क्या कहीं, नहीं नहीं सही है, ये पावर क्या हो गई, एड हो जाएंगी, -17 मल्टीप्लाई a की पावर 32, ये पावर एड हो गई। ऊपर वाली पावर आपकी क्या बची, a की पावर 2 अपॉन में आपका चल रहा है 2 की पावर 1, और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, आपकी वापस ऐड हो जाएंगी, यानी कि 16 और 1 कितनी होगी आपकी, a की पावर 17। अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये पावर आपकी क्या हो जाएगी, अलग ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, है ना, माइनस की हो जाती है। ये कैसे हो जाती है माइनस, ये भी आपको मैं बता देता हूं।
ये भी आपको मैं बता ही देता हूँ, है ना। यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि अगर मैंने ये लिखा हुआ ए की पावर एम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर, सॉरी 1/1 की पावर माइनस एम। इस तरह मैं इसे लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके। तो इसी तरह अपन इसको कर देते हैं, अपॉन में ले जाते हैं, और यहाँ से एक पावर तो ये तो कट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा और ऊपर क्या बचता है। अब यहाँ बच रहा है ए की पावर माइनस का 17 मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस का 17 मल्टीप्लाई ए की पावर 34, और अपॉन में जाएगी तो यहां से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। मैंने अभी अभी बताया था, यहां लिखा था जब बेस सेम होते हैं तो पावरें एड ऑन हो जाती हैं। तो जब इन पावरों को मैं ऐड करता हूं तो ये लिखता हूं कि ए की पावर माइनस का 34 प्लस ए की पावर 34 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 माइनस 2 और -1, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस है तो माइनस एड हो गया ना फिर। तो अब यहां से क्या बचा, ए की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ऐसे ही अपने को ये पता है कि ए की पावर 0 जो हो वो क्या होगी, 1 होगी। यानी कि किसी भी नंबर की, है ना, मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो ये मैंने डिस्क्राइब किया, है ना, ये भी मेरे को सामने लिखा। और ऐसे करके आपका आंसर क्या आ रहा है, 2, क्योंकि ये 1 हो गया। इसको भी लिख देते हैं, पूरा एक एक स्टेप लिख के शो करना है आपके पास, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। 2, आपका आंसर क्या आया, 2, और यही आपका क्या है, RHS है। लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। उसने बोला शो करने का, अपन ने शो कर भी दिया, 1/1 अपन ने क्या किया, शो कर दिया। तो इस तरह आपको पूरे क्वेश्चन में इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। आप अगर कॉपी बना रहे हैं, डिस्क्राइब लिख रहे हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है आपको। ये जो मैं लिख रहा हूं ना सामने, ये बहुत ही जरूरी है बच्चों क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि आपको पता चलना चाहिए, एग्जामिनर को भी पता चलना चाहिए कि ये आपने किया कैसे, है ना। आप वहां खुद तो बैठे नहीं हो सामने समझाने के लिए कि मैंने ये क्यों कर दिया। अब मैं भी आपको समझा रहा हूं तो मैं भी ये चीजें लिख रहा हूं, ताकि आपको जब भी आप वीडियो देखें तब आपको पता चले कि ये क्यों किया मैंने, इसका रीजन क्या था। तो ये एक रीजन की तरह होते हैं, तो इन रीजन का भी आपको वहां डिस्क्राइब होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह आपको क्वेश्चनों को डिस्क्राइब करना है। अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो उसको समझते हैं कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, बताना क्या चाहता है और हमसे पूछना क्या चाहता है। प्रूफ दैट द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, कहता है कि रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल जो है, एक इंटीरियर एंगल जो है वो 3 टाइम होगा, इज अ 3 टाइम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल डेकागोन, डेकागोन का मतलब क्या होता है, मैं एक एक वर्ड को समझा देता हूं। इंटीरियर का मतलब तो होता है अंदर वाले एंगल्स, है ना। इंटीरियर एंगल्स का मतलब है अंदर वाले एंगल्स, इनर एंगल्स की बात कर रहा है वो। एक मिनट, है ना। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है अंदर वाले एंगल। जैसे मैं मानूं कि कोई ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अंदर इंटीरियर एंगल्स, ये वाले तो है इंटीरियर एंगल, एक्स और वाई जो मैंने लिख दिए, ये तो इसके क्या है, इंटीरियर एंगल। और मैं अगर आपसे बोलूं कि ये क्या है, ये वाला एंगल, जैसे जेड लगा दिया मैंने, और ये वाला एंगल जेड, और ये वाई जो दिख रहे हैं, ए जो दिख रहे हैं, सॉरी, ये आपके क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब उस शेप के या उस पॉलीगन के बाहर वाले एंगल, और इंटीरियर एंगल वो होते हैं उस पॉलीगन के जो अंदर की ओर एंगल बन रहे हैं, उनको बोलते हैं। फिर बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन, एक वर्ड और आया था ना इसमें, रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन होता कौन सा है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिस पॉलीगन की सारी साइडें जो है, सारे एजेस जो हैं, वो सारे के सारे क्या रहे, इक्वल रहे। लाइक दैट, स्क्वायर की तरह है, लाइक आपका क्यूब की तरह, सारे के सारे एजेस जो क्या रहे, वो सारे के सारे इक्वल रहे, उनके बारे में बात कर रहा है। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व ये करना है कि इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। अपन पहले तो निकाल लेते हैं कि रेगुलर पेंटागन का होता है कितने एंगल, है ना, है ना। पहले तो अपन फाइंड कर लेते हैं, या एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, रेगुलर एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पेंटागन पॉलीगन, एनी पॉलीगन। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ
रेगुलर एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर नहीं, रेगुलर डेकागोन। इसे डेकागोन को निकालने के लिए अपन को क्या पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल लिख लोगे तो क्या होगा, हाँ, पॉलिनोमियल लिखने के लिए आप क्या करो, पहले तो आपको यहीं भी लिखना पड़ेगा कि साइड ऑफ डेकागोन, यहां लिख लेना पहले ही कि साइड ऑफ नंबर ऑफ साइड इन डेकागोन। नंबर ऑफ साइड कितनी साइडें होती हैं, 10 साइडें होती हैं, 10 साइडें होती हैं। आपको ये सब लिखना, ये नहीं, ऐसे मत लिखो, आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, है ना। वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड इन डेकागोन इज इक्वल टू 10। डेकागोन में कितनी साइडें हैं, 10। डेका का मतलब ये होता है ना 10, है ना, तो 10 साइडें होती हैं इसके अंदर। दूसरी बात, अगली बात हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन लिख लो, डेकागोन इज इक्वल टू 360। अगर 360 है तो अब अगर हमें तो एक का ही बोल रहा है ना, ये एक रेगुलर डेकागोन का एक्सटीरियर एंगल है ना, एक एंगल की, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ईच एंगल, द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 10। 10 से 10 कट होगा, आपका आंसर कितना आएगा, 36 डिग्री। आपका आंसर क्या आया, 36 डिग्री। यानी कि डेकागोन का जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि पेंटागोन का मतलब क्या होगा, 5 साइडें। पेंटागोन का मतलब क्या है, 5 साइडें। वी प्रूव दैट, हमें प्रूफ ये करना है, वी प्रूफ दैट हमें प्रूफ ये करना है कि इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रूफ दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रूफ करना है थ्रेस टाइम ऑफ जो इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 टाइम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन, और डेकागोन की वैल्यू कितनी है, 36। तो आपको प्रूफ करना है कि इसका जो पेंटागोन है उस पेंटागोन का एक्सटीरियर एंगल, पेंटागोन का इंटीरियर एंगल जो है, ईच इंटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री का होता है। अब अपने को ये प्रूफ करना है, तब हमें ये पता है कि हमें अब पता क्या है, हमें अब पता है उसका फॉर्मूला क्या है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल का इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल निकालने का आपके पास फॉर्मूला है। हम उस फॉर्मूले को पुट करते हैं और किसके बराबर पुट कर लेते हैं, 108 के बराबर। अगर हमारा पेंटागोन आ जाता है, वहां से जो साइड की वैल्यू अगर हमारे पास पेंटागोन आ जाती है, तब अपन ये मान लेंगे कि जो बोला गया है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अपन मान क्या लेते हैं, पहले तो हमें पता क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पेंटागोन, इसको ऐसे लिख लो, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, इसको लिख लेना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के लिए n माइनस 180 अपॉन में n होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, और अपन लेके चल जाते हैं किसको, 108 को। और हमें अगर ये n की वैल्यू अगर हम 5 प्रूफ कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हेंस प्रूफ हो जाएगा कि जो बोली गई बात है वो राइट होगी। अपन क्या मानते हैं कि अपन इसको लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेंटागोन का
अपन पेंटागोन के लिए क्या मान लेते हैं, पेंटागोन के लिए एक्सटीरियर एंगल कितना मान के ले चलते हैं, 108 मान के चलते हैं कि इसका पेंटागोन का एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है, n-2 180 अपॉन में n इज इक्वल टू 108 है। आपका क्या मान के चलते हैं अपन, 108 है, अपन यही मान के चलते हैं, हाँ अपना यही मान के ले चलते हैं ना। अब अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अपन सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी निकालनी है आपको, 5, 108 ही आएगा ना, 36 108 3 टाइम ही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। यहां से हम n की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 n माइनस में 360 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो n 108 n। अब इस वाले को इस साइड ले आओ, दूसरे वाले को दूसरी साइड ले जाओ। अब यहां से आपका आंसर क्या आ रहा है, 180 n माइनस 108 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री आता है तो इनका माइनस आता है आपका 72 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से आपकी n की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, 360 अपॉन में सॉरी 72, और क्या ये 5 टाइम नहीं है पूरा पूरा, अपने पास वैल्यू भी तो किसकी आनी चाहिए थी, 5, और यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, जो अपन को पता होना ही चाहिए थी। यानी कि n की वैल्यू जैसे ही 5 आई तो हमें ये पता चल गया कि जो ये एक्सटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल 108 निकला है, ये किसका इंटीरियर एंगल है, ये एक पेंटागोन का एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इस तरह भी देख लो, इस तरह आपको पूरा पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किया है ना, तो ये तो नहीं करना आपको, आपको पूरी कॉपी को एज इट इज बनाना है। जैसे ये पूरी कॉपी का पेज है एक, तो इसी साइड में 1 बाय 1 लिखते जाना है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे खाली पेज बच रहा है मेरा तो मैं इसको इसी की जगह कर दूं, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा पूरा वे के अंदर चलना है ना। इस तरह मत कर देना कि ये मैं तो ये बोर्ड पे समझा रहा हूं तो कर रहा हूं, है ना। आपको सिर्फ वे के अंदर 1 बाय 1 लाइन टू लाइन चलना है ना। तो इस तरह आपको डिस्क्राइब करना है। और बच्चों आपको मैं जून तक आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले भी आपको 2 बुक रिकमेंड की थी ना, उन्हीं बुकों को आप लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, तो आपको क्या करना है, उन दोनों बुकों की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इस क्लास में आइए। आपको अगर आरएमएस और सैनिक का अगर आपने एग्जाम दिया है, तो मुझे ये लगता है कि उन दोनों बुक्स को, जो 2 बुकें मैंने आपको 7th और 8th की बताई है ना, आरएस अग्रवाल की और जो आरडी शर्मा की, उन बुकों को आप 2 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अगर मैं मानूं कि मार्च तक भी अगर आप उन्हें कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद प्रैक्टिस पे जुट जाओगे ना, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आने शुरू हो जाएंगी और जून वाला एग्जाम आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। मैं भी आपके साथ हूं, आप एग्जाम के लिए तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहिए मेरे साथ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राइस पे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है। बाय हाउ मच परसेंट, कितना परसेंटेज शुड दिनेश रिड्यूस द कंजप्शन, कंजप्शन किसका कम करना पड़ेगा उसको, कंजप्शन कम करे। शुगर, दिनेश जो है शुगर का कितना कंजप्शन को कम कर दे कि डेट का मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर, शुगर पे होने वाला खर्चा जो है, उसके ऊपर जो खर्च कर रहा है वो क्या नहीं होना चाहिए, डू नॉट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहता है कि मेरी जेब का खर्चा नहीं बढ़े, प्राइस बढ़ गया कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, खाने में कमी कर दूंगा, चीनी के कंजप्शन में क्या कर दूंगा, कमी कर दूंगा। तो इसके लिए अब ये क्या कह रहा है, इसको मैं पहले तो बेसिक तरीके से बता देता हूं आपको कि आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं वे बाय वे कैसे करेंगे। हम लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, है ना, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स हमने मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर मान लेते हैं 100 रुपए हैं पर केजी के। क्या मानते हैं, 100 रुपीज हैं पर केजी के। अपन ने ये मान लिया, क्या माना, अपन ने क्या माना, ओरिजिनल प्राइस मान लिया अपन ने, कितने रुपए है, 100 रुपए पर केजी की चीनी है, ठीक है, अपन ने ये मान लिया। अब क्या बोल रहा है, कंजप्शन ऑफ शुगर। अब अपने को क्या मानना है, कंजप्शन। मान लो दिनेश के घर में कंजप्शन जो हो रहा है, कंजप्शन ऑफ शुगर जो है वो कितनी हो रही है, कंजप्शन ऑफ शुगर हो रही है 1 केजी। कितने केजी हो रही है, 1 केजी हो रही है आपकी कंजप्शन। अगर 1 केजी कंजप्शन हो रही है तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, किसके बराबर होता है, आपको पता ही होगा एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई, प्राइस मल्टीप्लाई
कंजप्शन के, प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन के बराबर होता है। तो प्राइस आपका कितना 100 रुपीज, 1 केजी वो ला रहा है, तो उसका कंजप्शन कितने रुपए हो गया 100 रुपए, उसका क्या हो गया 100 रुपए उसका कंजप्शन हो गया। अब आपको पता चला कि जब प्राइस नहीं बढ़ा हुआ था तब वो कितने रुपए लगा रहा था, तब वो सिर्फ 100 रुपए दे के आ रहा था। लेकिन अब प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नाउ प्राइस आफ्टर इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होने के बाद कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 20% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 20%, 20% इंक्रीज होने के बाद ये प्राइस जो था वो कितना हो गया आपका 100 का 20% ज्यादा, यानी कि 120%। अब मैंने ये 120% लिखा है, मैं ये मानता हूं कि आपको ये पता चल गया कि ये मैंने 120/100 क्यों लगाया। आप मेरे को ये पता है कि आपको भी ये मालूम है कि 1/20 120 अपॉन में 100 मैंने क्यों लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो 2 रिकमेंडेड बुक है वो आपको कर दी है मैंने। अगर आपको फिर भी बेसिक क्लियर नहीं है आपके, तो अगर आप कमेंट करते हैं और आप रिकमेंड करेंगे कि मैं आपके लिए बेसिक क्लासेस को लेके आऊं, तो मैं भी आपके लिए एक बेसिक क्लासेस जो है वो स्पीड मोड में ले आऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कॉन्सेप्ट्स को भी आपको मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है। तो कमेंट जरूर करते रहना कि अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो, है ना। तो फिर मैं आपके लिए इनके लिए प्रत्येक टॉपिक की एक एक दो वीडियो ले आऊंगा, जिससे कि आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे और ये भी आप कोर्स को भी अच्छे से कर पाएंगे। और जहां भी आप कोचिंग जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे ना, वहां भी टीचर से पूछिए कि आप जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं ना, उन टीचर से भी पूछिए, होम ट्यूशन से भी। अगर आपने होम ट्यूशन लगा रखी है आपके पेरेंट्स ने आपके लिए, तो उस टीचर से भी पूछिए कि ये क्वेश्चन कैसे हो गए। तो क्वेश्चनों को जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा ही आपके पास जितने डाउट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे, और जितने डाउट क्लियर होंगे वो आपकी सफलता की कुंजी है ना। तो डाउट्स को क्लियर करिए, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका प्राइस क्या हो गया 120 होगा, लेकिन जैसे ही अब 120 प्राइस हुआ, 120 रुपीज प्राइस होगा, कंजप्शन वो कहता है कि मैं कम कर लूंगा लेकिन जेब का खर्चा कम नहीं करूंगा। तो अब अगर प्राइस ये हो गया 120 रुपीज प्राइस हो गया, तो अब आइए 120 रुपीज प्राइस हो गया, तो ये कहता है कि मैं कंजप्शन में कमी कर लूंगा लेकिन पैसे कितने दूंगा 100 रुपए दूंगा। तो 100 रुपए में चीनी कितनी आएगी, अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए में चीनी कितनी आ जाएगी। नाउ एक्सपेंडिचर, अब क्या एक्सपेंडिचर होगा, अब एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना हो जाएगा, कंजप्शन आपका कितना हो रहा है 1 kg हो रहा है, इसको तो आपको कम करना है। एक्सपेंडिचर जो आपका होगा कितना 100 रुपए ही कर रहे हो आप, 100 रुपए ही कर रहे हो एक्सपेंडिचर, तो आपको निकालना क्या है कि आपका कंजप्शन कितना होगा। तो कंजप्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप, कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होगा, कंजप्शन इज इक्वल टू होगा एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो आपका एक्सपेंडिचर क्या है, आपका एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो 100 रुपए आपका पैसा, और प्राइस क्या है ये, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा 5/6 kg। अब आपको देखने को पता चल रहा होगा कि 1 kg आप पहले ले रहे थे, पहले कितने केजी लेके आ रहे थे, पूरा 1 kg लेके आ रहे थे। अब आपके पास कितने केजी मिल रहा है 5/6 kg मिल रहा है। अब आपको देखना यह था कि कितना कम हो गया, है ना। तो कि कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, तो डिक्रीज, अब इधर लिखना पड़ेगा मेरे को, नाउ कंजप्शन डिक्रीमेंट। अब कंजप्शन में जो डिक्रीमेंट हुआ वो कैसे निकालेंगे, वो निकाल सकते हैं पहले वाले से दूसरे वाले, जो बाद में प्राइस इंक्रीज होने के बाद जितना कम हुआ है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस, यानी कि 1 - 5/6 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 1/6 kg। और बट ये आंसर तो आ गया कि 1/6 kg इसने कम कर दिया। आपसे आंसर किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। आपसे अगर आंसर पूछा है परसेंटेज में, कंजप्शन ऑफ शुगर, सॉरी इसने पूछा कि परसेंटेज शुड दिनेश रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ शुगर, रिड्यूस परसेंटेज में पूछा ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, परसेंटेज इज इक्वल टू 1/6 इतना केजी। तो अब ये कम हुआ है किस पर, 1 kg प्राइस पर, तो 1 kg मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा 100। तो 1/6 मल्टीप्लाई में 100, आपका आंसर क्या आ रहा है 16 होल 2/3%।
और यानी कि आपको वो कंजप्शन कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, 16 होल 2/3% कंजप्शन जो है वो आपको कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है। ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब करके आपको दिया है, इसी तरह आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब करके लिखना होगा। अगर इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आता, ये तो है वो बेसिक तरीका, अब आपको लिखना किस तरीके से है ना। अब इसको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ, एक वे और बता देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। आप तो नहीं चाहोगे कि नहीं क्लास लंबी हो जाएगी, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा और मैं फिर भी वो करवाऊंगा क्योंकि जरूरी है ना। तो लो चलो, अब इसी क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, डिस्क्राइब मेथड से, नया मेथड से करते हैं। मान लेते हैं, लेट एज्यूम, हमने एज्यूम क्या कर लिया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू 100x। वहां 100 रुपए माने थे, अपन x मानेंगे, ठीक है। मान लिया जी, x मान लिया, अपन चलते हैं फिर आगे की ओर। अगर मैंने x रुपए 100x रुपीज में लगा रहा हूं, अब ये बात भी ध्यान रखना कि 100 रुपीज नहीं है, प्राइस 100 रुपीज नहीं है, 100x भी है उसके साथ, तो इसको भी याद रखना, इसको भूल मत जाना। इसको भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर अपन ने ये मान लिया तो अब इसका कंजप्शन भी हो रहा होगा ना, तो दिनेश कंजप्शन ऑफ शुगर, दिनेश कंजप्शन कितना कर रहा है, कंजप्शन ऑफ शुगर, तो कंजप्शन को सीधा ही लिख लेते हैं, कंजप्शन, कंजप्शन मान लेते हैं अपन 100 बाई, क्या मान लेते हैं, 100 बाई कंजप्शन मान लेते हैं, या तो 100 बाई मान लो या 100x मान लो, आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, है ना। दोबारा करते हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा क्या, अरे यार ये तो गलत हो गया भाई, चलो जी कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो करते हैं, क्या था, लेट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन को दोबारा ही करना पड़ेगा। तो लेट assume ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना है आपका 100x, मान लिया जी 100x है, और कंजप्शन कितना है आपका, कंजप्शन मान लेते हैं 10y, ज्यादा मानते ही नहीं है अपन ने, छोटे मान लेते हैं, या 100y मानू, चलो 10y मान लेते हैं, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इससे भी कर देंगे अपन तो 10y, ठीक है। अगर ये है तो अब अपन को पता है कि एक्सपेंडिचर, आप स्पेलिंग पूरी लिखना, मैं स्पेलिंग आधी लिखूंगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या है आपका, होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन। आप इसको क्या करना, बॉक्स में बंद कर देना, मास्टर को पता चलना चाहिए, टीचर को पता चलना चाहिए ना कि ये क्या किया उसने, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया ये टीचर को बताना है ना, तुम खुद थोड़ा ना बैठे हो, तो टीचर को पता होना चाहिए। तो टीचर को पता कैसे चलेगा, ऐसे लिख के दिखाने से पता चलेगा, आपको लिख लिख के तो दिखाना है, इसीलिए तो RIMC का एग्जाम ले रहा है तुम्हारा, लिख के दिखाने का ही तो नंबर देगा वो तुमको। लो जी लिख के दिखा दिया, हुआ क्या, एक्सपेंडिचर हुआ कितना, अब वो एक्सपेंडिचर करके भी आया होगा, तो 100x मल्टीप्लाई में 10y, कितने रुपए लगा के आ गया वो, 1000xy रुपीज, वो क्या करके आ गया, लगा के आ गया, इतने रुपए लगा के आ गया, ठीक है जी। अब वो कहता है कि मैं एग्जेप्शन जो एक्सपेंडिचर कर रहा हूं वो मैं इतना ही करूंगा, चाहे प्राइस चेक कितना ही बढ़ जाए, मैं तो अपनी जेब से पैसा इतना ही दूंगा। तो वो कहता है जी ठीक है, तुम पैसा इतना ही दोगे, तो दुकानदार भी कहता है कि तू तू पैसा इतना ही देगा तो मैं सामान कम कर दूंगा, लेकिन मैं भी तो सामान कम देना स्टार्ट कर दूंगा। अब अगली कहानी क्या बोलता है कि इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर प्राइस 20% हो जाता है तब हमारा न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस आपका होगा 20% इंक्रीज, यानी कि पहले था 100x, सॉरी पहले आपका क्या था 100x, तो इसका 20% एक्स्ट्रा हो गया, तो अब आपका प्राइस क्या हो गया 120x। मुझसे मत पूछना कि 1/20 पौन में था 100 कैसे आया, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपको 2 बुकें जो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले रिकमेंड की हैं वो आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भाई हमारे लिए क्लासेस और लेके आइए, हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। न्यू एजुकेशन फैमिली आपके लिए हर क्लासेस प्रोवाइड करवाएगी जो आप बोलेंगे, है ना, बट आपको कमेंट जरूर करना है। अगला क्या बोलता है, अगली कहानी ये बोलती है, अगली कहानी में ये कहता है कि प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है कंजप्शन कम होगा और एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखना है,
तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है इस वक्त हमारा, दिनेश कहता है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर अपना क्या है 1000 XY रुपीज ही आपका क्या है एक्सपेंडिचर। आपको क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन कितना हो गया, तो कंजप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन में क्या होगा, यहीं से देख लो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, न्यू प्राइस ये है आपका, तो कंजप्शन देखो ना पहले कितना आ गया, कंजप्शन आपका आ गया 1000 XY अपॉन में 120x। इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है पहले वो देखते हैं। 10 से 10 कट होगी, काटेबाड़ी नहीं करनी है ना, मार काट नहीं करनी, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना अपने को। अगर लगे कि आपको नहीं लिख पा रहे हैं तो रफ कार्य आप साइड में करके देख लेना, कि जैसे मैं ये करके देख ले रहा हूँ, मेरे को भी नहीं आता है, सेम ही है दोनों ही, कोई टेंशन नहीं है। आपको इसको क्या लिख सकते हो 50/6, मैं भी लिखूंगा 50/6, एक्स से एक्स कट जाएगा और बचेगा क्या, नहीं 50/x कैसे बचेगा भाई, 10 से 10 कट गया, हाँ भाई सही बात है 50/x ही, वैसे तो कट तो और भी सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको मत ही काटो, आपको काटना भी नहीं है, मत ही काटो इसको, तुम मत काटो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहेगा यार। मेरे को इसका थोड़ा सोल्व करना नहीं आ रहा है, ये मिटाना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज करो यार, अगली क्लास में और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, है ना। ये हो गया आपका इस वक्त का कंजप्शन, यानी कि इतने केजी आप लेके आए, यहाँ पे ये केजी लिख लो, है ना, इतने केजी, यहाँ पे ये RS लिख लो, ये भी तो पता चलना चाहिए ना, मैं भूल कैसे जाता हूँ यार, कोई बात नहीं, है ना, ये RS है, ठीक है, इतने रुपए हो गया। अब ये इतने केजी लेके आ रहा है, तो भाई ये इतने केजी लेके आ रहा है तो कम लेके आ रहा होगा ना, किससे, पहले कितने केजी लेके आ रहा था, 10Y लेके आ रहा था, 10Y केजी लेके आ रहा था ना, अगर लिखना चाहो तो लिख ही लो यार, इसको भी लिख लो 50/6Y लिख लो, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब इसको क्या करते हैं, अब देखते हैं कि रिड्यूस ऑफ कंजप्शन, रिड्यूस ऑफ कंजप्शन देख लेते हैं कि कितना है, रिड्यूस ऑफ कंजप्शन, रिड्यूस ऑफ कंजप्शन का मतलब पहले जितना लाते थे उससे कितना कम लेके आए, और बहुत ज्यादा आ गया क्या, पता चल गया मेरे को भी, आ गया इसी क्लास में आ गया, सीख गया मैं। 10Y माइनस में 15/6Y, जितना पहले कंजप्शन कर रहा था उससे कम कंजप्शन कर रहा हूं इस बार, तो अब क्या कर दिया मैंने माइनस, यानी कि कितना कम हुआ कंजप्शन वो पता चल गया। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 60Y माइनस 50Y इज इक्वल टू 10Y अपॉन में 6, यानी कि इतने केजी क्या हो गया आपका प्राइस, सॉरी कंजप्शन क्या हो गया बच्चों आपका कम हो गया। दिनेश कहता है कि मैं इतने इतने केजी कम ले आऊंगा लेकिन जेब से खर्चा पैसा उतना ही दूंगा जितना मैं पहले दे रहा था। तो अब देखना किसका है, परसेंटेज ऑफ शुड दिनेश रिड्यूस, परसेंटेज ऑफ रिड्यूस कंजप्शन, परसेंटेज, अब इसी को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ रिड्यूस कंजप्शन, रिड्यूस ऑफ कंजप्शन, है ना। अब वो सब चीजें आप देख लेना, 10/6 अपॉन में पहले कितना लेके जा रहा था 10y मल्टीप्लाई में आपका 100, आपका सोल्व करोगे तो ये कट जाएंगे, 10y कट जाएगा, बचेगा क्या 1/6 अपॉन में 100, इसका मतलब 16 होल 2/3%। इस तरह भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको दो तरीके बताए, उन दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पूरा प्रॉपर सोल्व कर सकते हो। इस तरह आपको पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब चीर फाड़ करके ही सामने लिख के देना पड़ेगा उसको कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है, मेरे को क्या गिवन था, मैंने क्या क्वेश्चन को सोल्व किया और कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया। और ये फॉर्मूलाज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, जो आप फॉर्मूले लिखोगे आपको एग्जामिनर को नहीं पता, कि एग्जामिनर को आता जरूर है लेकिन वो देखना चाहता है कि बच्चा किस तरह और कौन से फॉर्मूले उसको यूज कर रहा है, किस तरह के मेथड्स को यूज कर रहा है, क्या बच्चे को डिस्क्राइब करना आता भी है या नहीं आता है। इसका मतलब यही होता है कि बच्चा अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको कितना डिस्क्राइब करके मेरे को बता सकता है, या कितना किसी चीज को सॉल्व करके बता सकता है, कितना अपनी बात को आसानी से दूसरे वाले को समझा सकता है, वो इसी चीज को देखना चाहता है। अब टीचर को भी समझ में आएगा ना, धीरे धीरे टक टक समझ में आएगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है, तभी तो मेरे को जल्दी जल्दी समझ में आ गया, है ना। तो इस तरह आपको डिस्क्राइब करने हैं क्वेश्चन को, है ना। ज्यादा बात नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। मेरे को लगता है नंबर सिस्टम तो आपने सॉरी नंबर सिस्टम तो आपने आरएमएस के पेपर में अच्छे खासे तरीके से पढ़ा होगा ना, भर भर के आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आपको मुझे पता है ये क्वेश्चन तो आता होगा। लेकिन बात वही है, हमने तो वो रफ कार्य की तरह कचरा मारा है हमेशा। हमें RIMC कहता है मेरे को डिस्क्राइब करके दिखाओ, मेरे को तो समझाओ बच्चे की तरह, हम भी बच्चे की तरह समझाएंगे। लो जी आओ, एलसीएम ऑफ टू नंबर क्या बोल रहे हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम ऑफ एचसीएफ।
ठीक है जी, जो बोल रहा है वो करेंगे। फिर सम ऑफ सम ऑफ HCF एंड LCM इज 500, तो फाइंड द HCF अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली लाइन से कहां से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। LCM ऑफ टू नंबर, LCM ऑफ टू नंबर इज HCF ऑफ 9 टाइम। तो लेट का मतलब यहां पर हमने मान लिया कि HCF ऑफ टू नंबर है ना, तो लिख लो टू नंबर इज का मतलब इक्वल, मैंने लगा दिया इक्वल। कितना मान लेते हैं x, तो फिर क्या मानते हैं अपन, एलसीएम ऑफ टू नंबर। लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख ही लेना, क्योंकि मैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां इस बीच में लाइन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9x। अब ये मत बोल देना कि 9x क्यों हो गया, ये 9x इसलिए होगा क्योंकि इसने बोल रखा है, और इसीलिए मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप ये पूरी स्पेलिंग लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरी तरह शॉर्टकट मत चलना, पूरी तरह लिखना। 9 टाइम ऑफ एचसीएफ का कितना टाइम देना था, 9 टाइम देना था। नेक्स्ट में अपने को क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ जो दे रखा है वो आपके पास दोनों का सम कितना दे रखा है, 500। तो अपन लिख लेते हैं, अपने को भी लिखना ही है, एचसीएफ प्लस एलसीएम, एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 500। क्या लिख लिया बच्चों अपन ने, 500। अब एलसीएम अकॉर्डिंग हम इसमें से पुट कर देते हैं दोनों से वैल्यू। एचसीएफ कितना है आपका x, और एलसीएम कितना है आपका 9x। ये किसके बराबर, 500 के बराबर। अगर ये 500 के बराबर तो ये दोनों क्या है, लाइक है ना, लाइक है, तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे। 10x इज इक्वल टू किसके बराबर, 500 के बराबर। यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 500 अपॉन में 10 के बराबर, और यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आती है 50, और 50 ही आपका क्या था, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ था। आपको निकालना भी क्या था, एचसीएफ। सो लास्ट में लिख देना, सो एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर नंबर कितना है, 50 है। और अगर बच्चों आपसे एलसीएम पूछ लेता तो एलसीएम भी आप इससे x की वैल्यू निकल गई थी तो आप एलसीएम भी लिख सकते थे। तो इस तरह देखो बच्चों क्वेश्चन को वे बाय वे, और ये जो निशान लगाए हैं इनका भी आपको खास ध्यान रखना है। जब इक्वल बीच में है और आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो तब ये साइन आता है, तो इस साइन को भी लगाना जरूरी होता है, और लास्ट में ये चीज डिस्क्राइब करना भी जरूरी होता है। और जो आपको एक चीज और बताता हूं बच्चों आपको ना, जरूरी भी है, जो आपका आंसर आए, जिस भी क्वेश्चन का आपका जो आंसर आए उसको आप इस तरह डब्बे में बंद कर देना है ना, बॉक्स में, क्योंकि ये हाईलाइट माना जाता है, टीचर की नजरों में सीधा आता है कि हाँ भाई बच्चे ने आंसर क्या लिखा हुआ है, तो ये बच्चे टीचर की नजरों में आएगा सीधा। तो इस तरह आप इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, अरे वाह भाई क्या बात है ना, अलजेब्रा को कूट कूट के अलजेब्रा पिला रहे तुमको, है ना। तो हमें डरना थोड़ा ना है, मैं हूं ना, डरना का कोई, अपन के पास ये चीज लिखी हुई है, सॉल्व करना है, ये तो आपका क्वेश्चन है। अगर आप, अरे ये चीज तो मैं भूल ही गया, बताना ही भूल गया, क्वेश्चन है तो वहां पे आंसर भी लिखोगे ऐसे, आंसर है। अब इसी के पहले उतारो इसको एज इट इज, x+1 अपॉन में x+2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 अपॉन में x+4, ये लिखा ना मैंने। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसके न्यूमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमिनेटर का इस वाले के डिनोमिनेटर से कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में तो माहिर हैं अपन। x+1 की स्क्वायर का मल्टीप्लाई x+4 के साथ, और x+2 का मल्टीप्लाई, x+2 की पावर 2 आएगी ना, इधर न्यूमिनेटर पे भी पावर बढ़ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी पावर बढ़ेगी, तो यहां से x+2 इसको सोल्व करते हैं, आंसर क्या आता है, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने को एक बात मैंने बताई थी, क्या लिखना पड़ेगा, a+b की होल स्क्वायर लिखनी पड़ेगी, कि मैं कर रहा हूं a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर, मेरे को लिख के दिखाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो इस स्टेप के अंदर मैंने ये काम किया है तो मैं यही लिखूंगा, x² + 2x+1 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, x+4 इज इक्वल टू इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर ही दो इसका भी, x² + 4x+4 x+2 नहीं आती है ये मुझे भी पता है, x+2 की होल क्यूब बनेगा, नहीं आती है क्यूब तो सीधी सीधी सी बात है, अपने को तो डिस्क्राइब करना है ना, अच्छे से कर ही रहे हैं काम को तो कर देते हैं इसके साथ ही। अब मल्टीप्लाई करना है सबका, तो मल्टीप्लाई कर दो x²
कलर चेंज करूं क्या? बोर हो गया रेड कलर से, चलो जी चेंज कर लेते हैं। एक्स की स्क्वायर 2x की स्क्वायर है ना, ऊपर से प्लस का x, अब इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, वाह ये तरीका तो अच्छा है भाई, 4x की स्क्वायर, ये भी गलती है, क्या ही कर रहा हूं मैं, x का मल्टीप्लाई होगा, ये x की क्यूब नहीं होगी क्या? अरे ये गलती होगा पूरा, दोबारा करते हैं। x की क्यूब प्लस में 2x की स्क्वायर, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई x, अब फिर प्लस का, फिर आएगा 4x की स्क्वायर, ये 4x की स्क्वायर यहां से आ गया, फिर करते हैं तो अपन का आंसर आता है 8x, फिर आएगा आंसर 4। अब इक्वल वाले को करते हैं, x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर, 4x की स्क्वायर और यहां से आ गया आपका प्लस का 4x, और आगे से 2x की स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 8x, और लास्ट में आपका आंसर है 8। ठीक है, पहले तो जो लाइक का है, जो लाइक टर्म है वो उन सारी लाइक टर्मों को ऐड कर लेते हैं। ये x की क्यूब, यहाँ स्क्वायर का एक टर्म है, यहाँ एक टर्म पड़ी है तो 6x की स्क्वायर होगी, ये x वाला 9x हो गया, ये 4 किसी और के साथ जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ रहा, तो 4 तो 4 ही रहेगा। ये x की क्यूब, ये स्क्वायर वाले टर्म, ये भी स्क्वायर वाले टर्म, तो 6x की स्क्वायर, ये 4 वाले टर्म, ये 8 वाले टर्म, तो टोटल 12x, ये 8 का 8 पड़ा है एज इट इज। अब अपने पास जो जो कट रहे हैं वो काट देना है ना। लॉजिक कलर में फिर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लूँ क्या? तो कर लिया मैंने ये कलर। ये क्यूब वाला कट रहा है इस क्यूब वाले से, 6x की स्क्वायर वाला कट रहा है इस वाले से, 9x और ये सब नहीं कट रहे, जो नहीं कट रहे उनको क्या करो, नेक्स्ट लाइन में एज इट इज लिख लो। अब ये लिख लिया मैंने सॉरी, इधर से बचा 12x प्लस 8, यहां से क्या बच गया बचो, 12 वाले के या तो इधर ले आओ या उस वाले को इधर भेज दो, दोनों को किसी साइड पे भेज सकते हो, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आना ही है, 2x माइनस में 12x, और इधर वाले को इधर ले जाओ 8, है ना। वेरिएबल वालों को वेरिएबल वाले की साइड, कांस्टेंट वालों को कांस्टेंट वाले की साइड, ले गए भाई कांस्टेंट वालों को कांस्टेंट वाले की साइड। अब अपना क्या चल रहा है, यहां से आपका बच रहा है माइनस का 3x। अब ये माइनस का 3x अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो क्या करना है, बेसिक क्लासेस के लिए बोलना है भाई, कमेंट करो वही बंदा जिसको नहीं आया समझ में। यहां से आपका क्या आएगा आंसर, सॉरी मैं यहां से आगे लिख देता हूँ ना, आंसर आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, जब वो 3 जो है वो माइनस का पूरा 3 इसके x के मल्टीप्लाई में है, हमें तो वैल्यू x की चाहिए, और इज इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4/3। ये लो जी, x की वैल्यू निकालनी थी और आपकी x की वैल्यू आ गई। जहां कहीं भी ये लिखा हो कि सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने का मतलब होता है उस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर या पूरे के पूरे एल्जेब्रा के अंदर आपके पास जो वैल्यू दी हुई है उस x की, एल्जेब्रा अल्फाबेट की वैल्यू दी हुई है, या फिर मैं बात करूं वेरिएबल की, जो वैल्यू वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था, सिर्फ वेरिएबल को फाइंड करना था, यानी कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताना था, और इसी तरह आपको पूरी की पूरी वैल्यू को डिस्क्राइब करना है। ये सब चीजें तो मैं बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, क्या नहीं करनी है, भूलनी नहीं है, है ना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज को, भूल गए तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करना मैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक मैन क्या कहता है, एक मैन कहता है कि 20% मनी जो है वो खत्म लॉस्ट हो गई, उसके बाद कहता है मैं एक्सपेंडिचर कर देता हूं आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेंडिंग, रिमाइंडर जो बच गई उसके पास, और फिर भी उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, और वो कहता है कि हाउ मच डिड हिज ओरिजिनल मनी। क्वेश्चन समझा दूं हिंदी में पहले, कोई बंदा है उसके पास 20% पैसा उसका खो जाता है, उसके पास जितना पैसा बचता है उसमें से उसका 25% वो खर्च कर लेता है, बाकी जो बच गए पैसे वो उसके पास इतने हैं। आपको बताना है कि ओरिजिनल उसके पास कितना पैसा था, उसे देखने के लिए अपन को क्या करना है, पहले वे बाय वे में ही समझा देता हूँ सारा का सारा, है ना, आरएमएस का एग्जाम और सैनिक का एग्जाम थोड़े ना पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। मेन हैव मेन लेट मेन हैव ओरिजिनल मनी, मेन हैव ओरिजिनल ओरिजिनल मनी अपन मान लेते हैं कितनी थी 100x। ये मत कह देना कि 100 रुपीज है, मैंने ये नहीं माना है, मैंने 100x को पूरी मनी मानी है, तो ये जो पूरी मनी है वो कितनी है 100x है, मान लिया कितनी 100x है 100x।
मेन लॉस्ट, मेन मेन लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ ओरिजिनल मनी, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ 20 परसेंटेज ऑफ, लॉस ऑफ 20 परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल मनी। ओरिजिनल मनी का कितना परसेंट लॉस कर देता है वो? 20%। तो पहले तो ओरिजिनल मनी का 20% निकालते हैं। अब मैं आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करके दिखा रहा हूँ। 20x, 100 से 100 कैंसिल होगा, 20x, 20x आ गया, ठीक है। आपके पास रिमाइंडिंग मनी, सीधा लिख दो रिमाइंडिंग मनी, रिमाइनिंग रिमाइनिंग मनी, रिमाइनिंग मनी कितनी बची? 100x उसके पास टोटल थी, 20 उसने खो दी, तो बची उसके पास कितनी? 80%, है ना, 80x बची। फिर वो कहता है कि स्पेंड ऑफ 25% ऑफ रिमाइंडिंग मनी, सीधा ऐसे लिख दो, स्पेंडिंग ऑफ 25% ऑफ रिमाइंडिंग मनी, रिमाइंडिंग मनी। अब रिमाइंडिंग मनी आपके पास थी कितनी? 80x, इसका 25% अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? इसने खर्च कितना कर दिया? 20x इसने यहां से क्या कर दिया? 20x यहां से इसने क्या किया? खर्च कर दिया। 20x बच्चों इसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। मान लिया कि 20x इसने खर्च कर दिया। अगर 20x खर्च कर दिया तो अब भी इसके पास कितना बचा? कि अभी इसके पास कितना बचा? रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग मनी अब कितनी बची इसके पास? रिमेनिंग मनी, अब इसके पास रिमेनिंग मनी बची 80 जो थी बची हुई, उसमें से इसने 20 तो खर्च कर दिए, तो अभी इसके पास रिमेनिंग कितनी बची? 80x माइनस में 20 इज इक्वल टू 60x। और इसमें बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोल रखा है कि जितना पैसा उसके पास रिमेनिंग बचा है उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है लेफ्ट, या बोल सकते हो लेफ्ट मनी, है ना, लेफ्ट मनी। इसके जगह ये भी लिख सकते हो ना, लेफ्ट मनी, LEFT, लेफ्ट, लेफ्ट मनी, है ना। लेफ्ट कितनी बची उसके पास मनी? अभी उसके पास 60x बची, यानी कि इसी 60x की वैल्यू उसने किसके बराबर दे रखी है? 480 के बराबर दे रखी है। यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। x की वैल्यू निकालने के लिए 480 अपॉन में 60, 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या है आपकी? 8। अब आप ये मत समझ लेना कि ये x ही वैल्यू है ओरिजिनल मनी की, वो नहीं है। अपन ने ओरिजिनल मनी लेट एज्यूम करके चले थे ये रही, तो ओरिजिनल मनी यहां से निकालनी पड़ेगी। नाउ सो ओरिजिनल मनी, सो ओरिजिनल मनी इज इक्वल टू 100x, यानी कि 100 इंटू 8 इज इक्वल टू 800, यानी कि उसके पास ओरिजिनल मनी कितनी थी बच्चों? 800 रुपीज थे। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, लिखा भी मैंने अच्छे से, समझा भी दिया, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में करना क्या है? फैक्टराइजेशन। चलो जी, फैक्टराइजेशन ही करने हैं ना। हाँ, फैक्टराइजेशन ही करने हैं भाई। फैक्टराइजेशन में आपको क्या पता होना चाहिए? जो बेसिक फॉर्मूला ऑफ एलजेब्रा है वो आपको सारे के सारे अच्छे से लर्न होने चाहिए। अच्छे से अच्छे आपको जो लाइन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझना आना चाहिए कि कहाँ से हम फैक्टर करना स्टार्ट करें, तो हम फैक्टर उनके कर सकते हैं। फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? टू पार्ट्स में डिवाइड करना। अब टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है? टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब मैं अगर बोल दूं कि 25 के फैक्टर्स बताओ, तो 25 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 5 इंटू 5, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करो तो सामने एज चीज वही आएगा। या फैक्टर का मतलब वो है कि अगर मैं 5 का इस एक फैक्टर का डिवाइड करूं अगर इसमें से, तो ये प्रॉपर क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, और प्रॉपर डिविजिबल है, 5 से प्रॉपर डिविजिबल है। ऐसी तरह आपको एल्जेब्रा में भी फाइंड करना होता है। एल्जेब्रा में भी अगर हम फाइंड करते हैं, एल्जेब्रा में भी फाइंड करेंगे, है ना। तो अब हमें हमें पहला जो क्वेश्चन दिया, मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो पहले इसमें लिख लेता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, आपका आंसर लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरे पास, वो लिख लूंगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर माइनस में वाई की स्क्वायर माइनस जेड माइनस 6yz, ये कुछ लिखा हुआ है। मेरे को देख के यही समझ में आता है
कि ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्स वाई जब दोनों साथ में हैं तो ये कहीं ना कहीं किसकी बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। जब इन दोनों की अलग अलग स्क्वायर दे रखी है तो ये भी तो किसी के साथ स्क्वायर बनाएगा, तो क्या ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर स्क्वायर नहीं सॉरी, ओनली होल स्क्वायर बनेगा। तो इनमें से मैं क्या करता हूं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं और वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और ये माइनस थोड़ा ना, ये तो प्लस है, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 6yz। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से मैं क्या लिखता हूं कि x की स्क्वायर माइनस, ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बनता है आपका, लिखोगे सामने फॉर्मूला, बार बार बोल रहा हूं मैं, लिखना है a प्लस बी की, a माइनस बी की होल स्क्वायर का, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको लिखो a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको पूरे को डिस्क्राइब करना ही करना है। तो ये डिस्क्राइब अपन ने लिख दिया, तो अब हमें जरूरत नहीं है इसको बार बार लिखने की। एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला अगर और यूज होगा तो हम नेक्स्ट लाइन में वो भी लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका बन गया, y माइनस 3z की होल स्क्वायर बन गई। अब बच्चों ये आपको देखने से पता चल रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लिखते हैं अपन, यहां लिखोगे इसी को भी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये चीजें भी आपको लिखनी है, तो ये चीज मैं लिख के दिखा दूंगा। ये चीज मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा x, ये सिर्फ x, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। आप प्लस में लिखोगे तो एज इट इज यही साइन आ जाएगा कि माइनस वाले को लिखना है, चलो माइनस वाला लिख लेते हैं पहले, है ना, प्लस 3z, और प्लस वाला लिख रहे हो तो सिर्फ एज इट इज यही एज इट इज आ जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस 3z। ये इसके क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए। सिंपल सी फिलोसफी, सिंपल से स्टेप करके मैंने क्वेश्चन को समझा दिया, और इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर वही बात, आपको क्या करना है, सामने वाले जो फॉर्मूले तुम यूज कर रहे हो वो तो लिखने ही लिखने हैं, प्रॉपर लिखने ही लिखने हैं। इनको इनको भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब अपन चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है क्या सेकंड, ओ नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पार्ट में आपको, सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है, सेकंड पार्ट देखते ही तो आपको पता चल रहा होगा, सर ये माइनस है तो स्क्वायर तो कहीं नहीं बन ही रही है ना, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो भी नहीं होगा। बच्चों इसे देखने से पहले क्या मुझे ये बताओ, ये 3 कॉमन नहीं आ रहा क्या दोनों में से? अगर बच्चों 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अपन भी क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। जैसे 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर, पता चल गया। अब इसका पता चला कि ये क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया पूरा। किसकी होल स्क्वायर बना, कैसे होल स्क्वायर बना वो बनाता हूं मैं भी, इसको बनाते हैं ना। 3 को लिखता हूं 3, करली ब्रैकेट लगाता हूं, और यहाँ 1 माइनस, इसकी जगह लिखूंगा मैं 2, इसकी जगह मैंने क्या लिखा 2, 2 को लिख के यहाँ लिख देता हूं मैं 1 माइनस बी की होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर ये करली ब्रैकेट में वापस लगा देता हूँ। ये बन गई पूरी की पूरी स्क्वायर, है ना। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या 1 की स्क्वायर, किसी भी 1 की कितनी भी स्क्वायर करो, कितना भी पावर लगा दो, हमेशा वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। अगर उनकी वैल्यू 1 रहती है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है, उस फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज मल्टीप्लाई ए माइनस में बी। ये फॉर्मूला लग गया। अब इस फॉर्मूले को लगा देते हैं अपन, अप्लाई कर देते हैं ये फॉर्मूला। 1 माइनस, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, इस तरह करली ब्रैकेट के साथ नहीं लिखना है तो दूसरे ब्रैकेट के साथ लिख लो, है ना। ये 3 तो अपना मल्टीप्लाई में बाहर पड़ा ही है, इसका 1 माइनस इस पूरे ब्रैकेट के साथ, एक बार माइनस के साथ लिखना है और एक बार प्लस वाले के साथ लिखना है। एक बार तो मैंने ये लिख दिया, और दूसरी बार मैं इसी को क्या लिख देता हूं, 1 प्लस 2a माइनस बी के साथ लिख देता हूँ। 3 ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन पूरा फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये इनके क्या बन गए, फैक्टर। इनको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो आप इनको ये भी लिख सकते हो, 3 1 माइनस 2a प्लस 2b, ये भी लिख सकते हो। इसको ये लिख सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2a माइनस 2b। इस तरह इसके ये दो क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्वेश्चन 4 लाइन में पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इन क्वेश्चनों को इन जैसे जो फॉर्मूले बीच में लिखोगे, इससे एक तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक आपकी कॉपी और करने का वे अच्छा दिखेगा कि हाँ भाई बच्चे ने काम अच्छे से किया है।
तो बच्चों, अगर ये क्लास आपको कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्लास आज आपकी यहीं पे खत्म होती है। 10 क्वेश्चन मैं रोज लेके आऊंगा, कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, ठीक है। और आप भी कंटिन्यूटी बना के रखना चाहते हो तो आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को अपने आप सोल्व करना है। अभी अभी मेरी क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप मेरी क्लास को देखिए, उसके बाद आप प्रॉपर इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए। जहां से भी क्वेश्चन मिले वहां से भी आप इनको सोल्व करिए। अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में डाल दीजिए कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके लिए एक नई क्लास ले आऊंगा, उनके लिए एक प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बना के दे दी जाएगी। बाकी इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारी ऐप पे है, ऐप पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका मैं न्यू एजुकेशन फैमिली आपका फिर से धन्यवाद करती है। धन्यवाद।